इतिहास को हम लोग कितने पार्ट में तोड़ते हैं? 2 पार्ट में। एक होता है इति, एक होता है हास। ध्यान देना यहाँ पे कि अतीत का मतलब होता क्या है? अतीत का मतलब क्या होता है? जो बीत गया, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। और वर्तमान का मतलब क्या होता है? वर्तमान का मतलब क्या होता है? मतलब जो अभी चल रहा है, जो निरंतर चल रहा है। और भविष्य का मतलब क्या होता है? भविष्य का मतलब जो मतलब आने वाला है या जो होने वाला है, बोल सकते हैं ना, जो होने वाला है। अतीत का मतलब जो बीत चुका है, वर्तमान का मतलब जो अभी चल रहा है कंटिन्यू, और भविष्य का मतलब जो हुआ नहीं है, होने वाला है। तो इतिहास को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, होता है इति, होता है हास। तो इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है कि मान लो आज से पहले, इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पास्ट की बात, बीता हुआ बात पढ़ते हैं ना। आज हो सकता है 100 साल पहले या फिर 80 साल पहले, 50 साल पहले जो भी घटना हुआ होगा, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इति का मतलब होता है कि ऐसा अवश्य ही, ऐसा अवश्य ही। हास का मतलब होता है घटना हुआ हो। मान लो हम लोग वैसी चीज के बारे में पढ़ेंगे या पढ़ते हैं इतिहास में कि वैसा घटना हुआ होगा। तो सबसे पहले अगर कोई परिभाषा पूछ दे इतिहास क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन, तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या डेफिनेशन सही है? सही है, लेकिन इतना छोटा वाला डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। ये तो चौथा, पांचवा, छठा क्लास वाला परिभाषा हो गया कि मतलब अतीत के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब जो हमारा बीत चुका है टाइम। हम लोग को ये वाला परिभाषा याद लेकर चलना है। ये इतिहास का हालांकि दोनों परिभाषा है, ये वाला भी परिभाषा है, ये वाला भी परिभाषा है। याद कौन रखना है हम लोग को? याद दोनों रखना है, लेकिन हम लोग को लिखना वहां पे कौन सा है? ये वाला लिखना है। ये तो पांचवा छठा वाला है, आसान वाला है। तो इसका परिभाषा क्या है? तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा, इतिहासकार का मतलब क्या होता है पता है ना? जो इतिहास के बारे में बताया, जो भी पीछे घटना हुआ उसके बारे में जो लोग बताया, चाहे किताब के माध्यम से या जैसे लेक्चर के माध्यम से, जैसे भी, उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहासकार। इतिहासकारों के द्वारा बीती घटना को फिर से उजागर करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। मान लो कि अगर आज से पहले, बहुत पहले कुछ घटना हुआ होगा, लेकिन कोई उसको क्या किया, कोई इंसान ने उस घटना को क्या किया? पूरी दुनिया को बताया, यानी उसको जो घटना हो चुका है उसको फिर से क्या किया? फिर से उजागर किया, फिर से बताया, लोगों को बताया कि किस तरीके से घटना हुआ था। यही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये हम लोग को एग्जाम में परिभाषा लिखना है, बट इतना आसान तो पूछेगा नहीं इतिहास किसे कहते हैं। इतना आसान पूछेगा इतिहास किसे कहते हैं, लेकिन पूछ दिया तो हम लोग कहना तो वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन हम लोग प्रेडिक्शन लगाते हैं कि इतना आसान नहीं पूछेगा। लेकिन हम लोग को याद तो रखना है ना कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लिखे भी नोट। भाई इतिहास का पिता, इतिहास के बारे में अगर कोई पहला व्यक्ति बताया होगा तो किसने बताया था? किसने बताया था? यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बना,
इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हीरोडोटस को। लेकिन ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान का रहने वाला। याद रखना, सारे क्वेश्चन पूछा भी है कि हीरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हीरोडोटस से कहते हैं। हम लोग पढ़ रहे यूरोप में राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? चलो ये तो पता चल रहा है कि यूरोप किसके अंदर आता है, पता है ना? फ्रांस के अंदर आता है। तो ध्यान देना कि ये यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहले अगर मान लो ये राष्ट्रवाद कहाँ की बात कर रहे हैं? यूरोप में। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ पनपा था, पता है ना? फ्रांस में पनपा था 1789 ईस्वी में। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि मान लो अपने देश के लिए प्रेम, या अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए जो अच्छा सोचता है ना, जो अच्छा करने की कोशिश करता है, वो राष्ट्रवादी होता है। जैसे कि नेता को हम लोग राष्ट्रवादी बोल सकते हैं, अभी के नेता को नहीं। अभी को नेता काम मान करता है। मुखिया लोग को देखो ना यार, हम लोग बड़ा नेता को तो छोड़ दो, जो मतलब इंटरनेशनल लेवल के जो नेता उसको तो भूल जाओ, अपने जगह से देखो। तो हमारे यहाँ कौन होता है? मेन मुखिया। वोट के समय क्या करता है? बच्चा तक को पैर पड़ता है, बाबू हमरे बुला पे दिलवा दिया घर से, ऐसे तक बोलता है। उसके बाद अगर वो जीत जाए, पता भी कि तुमको पसंद आए तो नहीं पसंदेगा, कभी नहीं पसंदेगा। तो खुद यहाँ से देख लो, क्या हम अपने मुखिया को राष्ट्रवाद बोल सकते हैं? हम अपने नेता को राष्ट्रवाद बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, वैसा कोई है ही नहीं। हाँ, पहले वैसा थे। जैसे मान लो बड़े बड़े लोग, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह से जितने भी सब राष्ट्रवादी था। भैया इन सब ने क्या किया कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए न जाने अपने को ही मार डाला। उसको बोल सकते हैं राष्ट्रवाद। ऐसे नहीं कि मतलब वोटिंग के समय आए घोड़ा करे, भैया बहुत ही हमने वोट दे दिया, दिलवा भी दिया बबुआ, और जब जीत गया समझ रहे हो फिर मामला, फिर तो तुमको पहचानने तक नहीं। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के लिए प्रेम, अपने मतलब समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करना, या कुछ अच्छा सोचना अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, वो व्यक्ति राष्ट्रवादी होता है। राष्ट्रवादी व्यक्ति कहलाता है। पहले राष्ट्रवाद का डिफिनेशन बताएंगे, लेकिन समझ में आ गया ना कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपने देश के लिए प्रेम भाव, स्नेह, या अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा सोचना, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो सोचता है अच्छा, वो राष्ट्रवादी होता है। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत? इतिहास को कितने पार्ट में तोड़ते हैं? 2 पार्ट में। पहला इति और दूसरा इति। का मतलब क्या होता है? ऐसा अवश्य ही। इतिहास का मतलब क्या होता है? घटना हुआ होगा, ऐसा अवश्य घटना हुआ होगा, यानी कि पास्ट की बात करता है। यहाँ पे इतिहास का 2 परिभाषा लिखा हुआ है। यह शान है अतीत का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? लेकिन ये वाला परिभाषा याद रखना कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हीरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछ दे, भैया बताओ डॉक्टर कृष्णमन के अनुसार इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास ही है, लेकिन देखो परिभाषा अलग अलग आदमी ने, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से बताया। अगर क्वेश्चन ये तुमसे पूछ दिया कि डॉक्टर कृष्णमन के अनुसार इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास क्या है? इसका भी परिभाषा लिखा हुआ है कि डॉक्टर कृष्णमन के अनुसार बोला गया है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, मतलब कि जो बीत गया और जो चल रहा है उसके जो बीच है का निरंतर चलते रहने वाला विषय, निरंतर चलते रहने वाला समय को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इतिहास है। ये किसके अनुसार है? किसके अनुसार है? डॉक्टर कृष्णमन के अनुसार। अगर एग्जाम में तुमसे ध्यान देना कि डॉक्टर कृष्णमन के अनुसार इतिहास किसे कहते हैं?
इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलते रहने वाला एक विषय है। ये परिभाषा तब लिखना है जब ये क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर कृष्णन के अनुसार। बाकी अगर पूछेगा इतिहास आप क्या समझते हैं तो ये वाला हम लोग दे देना। हम लोग इतिहास पढ़ रहे तो हम लोग अब आते हैं 14वीं शताब्दी में। हम लोग 14वीं शताब्दी की बात करते हैं। 14वीं शताब्दी, पता नहीं कि एक ईस्वी कब बदलता है, एक ईस्वी कब बदलता है? 100 साल में बदलता है ना। एक सदी कब बदलता है? 100 साल बाद। 100 साल इंसान जी भी नहीं रहा, ज्यादा से ज्यादा 95 60 में लुढ़क जा रहा है, 95 तो हो गया। पहले तो लोग जीता था, अभी के टाइम में 95 जीना इम्पॉसिबल। अभी तो 60 में सब कुछ बन रहा है। पहले के लोग जीता था, पूरा अंधेरा हो गया, बहुत दिख रहा है। पहले के लोग कौन है? पहले के लोग जीता था बहुत लंबा समय तक, बहुत लंबा समय तक जीता था, क्योंकि वो लोग बड़ी नॉर्मल खाना खाता था। इतना ये सब केमिकल वगैरह था कहाँ पहले। लेकिन अभी भैया कुछ भी अगर मिलावट हो रहा है, बन रहा है तो मत पूछो। हम लोग धान भी चाहिए बहुत कम समय में, फटाक से मारेगा खाद वाद, 2 महीना में 3 महीने में धान तैयार। तो 100 साल में एक शताब्दी बदलता है, एक ईस्वी बदलता है। अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है बताओ? कौन सा सदी चल रहा है? हम लोग कौन सी सदी में है? 21वीं सदी में है। हम लोग अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी क्वेश्चन पूछेगा नहीं कौन सा सदी में जी रहे हैं, लेकिन ऐसे याद रखना कि 21वीं सदी में भी हम लोग जी रहे हैं। मतलब बोल सकते हैं कि देखो सदी कब, जैसे कि मान लो 1900 से लेकर 2000 हुआ ना, कितना हुआ? 100 साल हुआ ना, 100 साल हुआ ना। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? यानी कि यहाँ पे कितने का गैपिंग है? कितने का गैपिंग है? 100 साल का गैपिंग है ना, 100 साल का, 100 साल। तो हम लोग यहाँ पे एक सदी क्या, एक ईस्वी क्या हुआ? चेंज हो गया। दशक किसको बोलते हैं? दशक, दशक किसको बोलते हैं? 10 साल को, 10 साल को हम लोग दशक बोलते हैं, 100 साल को हम लोग ईस्वी बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे 14वीं शताब्दी के बारे में, 14वीं शताब्दी के बारे में। आज से अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। 14वीं सदी का मतलब आज से मतलब 1750 ईस्वी की बात हो रहा है। आज से पीछे 1750 क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। तो अब ध्यान देना, हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखना 14वीं शताब्दी में, यानी कि 1750, 1760, 1780 के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्ण जागरण काल क्या होता है? पूर्ण जागरण काल
पूर्ण जागरण काल या फिर कहते किसको है, ये होता क्या है? तो ध्यान देना कि 14वीं सदी से लेकर 14वीं से लेकर 17वीं तक जो सदी है, 14वीं से लेकर 17वीं तक, उसको हम लोग कौन सा काल बोलते हैं? कौन सा काल बोलते हैं? पूर्ण जागरण काल। यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि पूर्ण जागरण काल कब से कब तक था, तो 14वीं ईस्वी यानी 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक कौन सा काल था? पूर्ण जागरण काल था। मतलब कि बोल सकता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम 17वीं, मतलब कि 18वीं शुरू हो रहा होगा ना। यहाँ पे एक सवाल आता है कि राष्ट्रवाद आखिर पनपा सबसे ज्यादा कहाँ है? तो राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा पता है फ्रांस में पनपा था, सबसे ज्यादा। अगर राष्ट्रवाद कहीं पे पनपा, राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा फ्रांस में पनपा था। फ्रांस में पनपा पता है कब? 1700 89 है, 79 नहीं पागल, 1789 ईस्वी में बुक है। तो देखो यूरोप में, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप किसके अंतर्गत आता है पता है? फ्रांस के अंतर्गत। तो सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद कहीं ज्यादा पनपा तो जाए वो कहाँ पनपा? फ्रांस में। और वो कब? 1700। राष्ट्रवाद कब पनपता है? हम लोग राष्ट्रवाद कब पनपता है? तो दिमाग लगा सकता है क्या? जब राजा बहुत ही ज्यादा अत्याचार करने लगता था। जब हो सकता है किसी देश का राजा अगर वो जनता पे क्या कर रहा होगा, मतलब बुरा तरीका से अत्याचार कर रहा होगा, जाहिर सी बात है वहां का जनता भड़केगा। टाइम मिल गया, शादी खत्म, और जो कहाँ गया? अभी उन लोग का शादी खत्म नहीं हुआ है, पूरा लगन खत्म हो गया। 13 जून हो गया, 5 से 6 महीना पढ़ना है, 6 महीना 7 महीना, लास्ट में 2 से 2.5 महीना रिवीजन होगा, तो फिर कब पढ़ेगा? कैसे काम चलेगा ऐसे पढ़ने से? तो क्या पूछे कि ये राष्ट्रवाद प्रवक्ता कब है? जब जहाँ का राजा अगर किसी भी जनता पे क्या कर रहा होगा? अत्याचार कर रहा होगा, जाहिर सी बात है वहां पे राष्ट्रवाद का भावना आएगा। यानी कि जनता सवाल उठाएगा ना राजा पे। तो सबसे पहले कहाँ पनपा? फ्रांस में। कब पनपा? यहाँ ऑब्जेक्टिव बना ना कि राष्ट्रवाद सबसे पहले या सबसे ज्यादा कहाँ पे पनपा? फ्रांस में। कब? 1789 ईस्वी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसका उतारा हुआ है सबको उतारा हुआ है ना? तो ये पता है की पॉइंट है, की पॉइंट है। पता है की पॉइंट का मतलब क्या होता है? की पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये इतना से तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा, सारा का सारा असाइनमेंट तो ट्यूशन से मिल जाएगा। ये की पॉइंट है शिफ्टर का मेन तोड़। अगर ये नोट्स, अगर इसको उतार के नोट्स में रहा
तो पता है नोट्सवा से खोलते ही सारा का सारा माइंड में चलना शुरू हो जाएगा। सर जी कैसे एक्सप्लेन करते, कैसे समझाते कहानी की तरह। और जब क्वेश्चन आएगा ना, है ना, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो ना कैसे तुम लोग अपना मन से सॉल्यूशन निकालोगे, इसलिए बताना जरूरी। ये चैप्टर का की पॉइंट है, मेन चीज है। ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्वेश्चन आंसर कहां से निकलेगा, यहीं से ना आएगा। इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। तो ये है चैप्टर का की पॉइंट, समझना है, जो कॉपी में लिखना है। जैसे तुम अपना नोट्स को पलटोगे, सारा माइंड में तुम्हारा कहानी चलना शुरू हो जाएगा कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे, कैसे कहानी तरह होता है। इतिहास क्या है, कहानी तो है। चलो आगे देखना, फिर टाइम नहीं मिलेगा, समझते रहो, बाद में उतार लेना कि उतना टाइम देंगे नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। डाउट नहीं होना चाहिए, तो कहानी की तरह बता दे रहे हैं। इससे और आसान कैसे बता सकते इतिहास, बताओ। चलो आगे ध्यान दो। हम लोग बात करें कौन सा ईस्वी का, 1789। कौन से राज्य का, कौन से देश का, फ्रांस का। पता है फ्रांस में ज्यादातर कौन से लोग रहते हैं, ईसाई लोग रहते हैं। कौन से लोग, ईसाई लोग रहते हैं। फ्रांस में ज्यादातर जो संख्या है वो ईसाई लोग है। जैसे हम भारत में रहते हैं ना, भारत में जनसंख्या किसका ज्यादा है, हिंदू लोग का है ना। उसी प्रकार फ्रांस में ज्यादा लोग कौन रहता है, ईसाई लोग रहता है। 1789 की बात है कि वहां का जो राजा था ना उस समय, राजा वो था लुई 16वां। कौन था, लुई 16वां। मतलब कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ऐसे बना कि 1789 में फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16वां था। तो ये भी तो पूछ सकता है कि लुई 16वां कहाँ का रहने वाला था। देखो भाई, ऑब्जेक्टिव अगर किसी एग्जामिनर को बनाना होगा तो पता है इतना से 3-4 का ऑब्जेक्टिव निकाल लेगा। अब डिपेंड करता है कि उसके ऊपर किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को निकाल रहा है। अब यहाँ से दो बना ना ऑब्जेक्टिव कि भाई लुई 16वां कहाँ का राजा था, फ्रांस में किस धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई। 1789 में फ्रांस का राजा कौन था, पटक करके मतलब पूछ देगा। तो 1789 में फ्रांस का जो राजा था वो कौन था, लुई 16वां था। अभी पता है बुर्बो वंश का रहने वाला था। बुर्बो वंश, ये वंश क्या होता है, मतलब इसको पूरा बोलते हैं राजवंश बोलते हैं। जैसे कि रामायण देखा होगा, नहीं होता है, श्री राम कौन से वंश के थे, रघुकुल कुछ ऐसे करके वंश बोला जाता है ना, रघुनंदन या पता नहीं, मतलब इस टाइप से बोला जाता है ना कि राम, मतलब राम का कुछ अपना वंशज था जो भी। तो जो लुई 16वां था, ये इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लुई 16वां किस राजवंश का था, बुर्बो राजवंश का। देखना तुम लोग जो क्वेश्चन बैंक उठाएगा ना, देखना एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना। लेकिन पता है लुई 16वां बहुत खतरनाक इंसान था, मतलब बोल सकते हैं निरंकुशवादी, निरंकुशवादी। पता है निरंकुशवादी का मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचारी होता है, भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी होता है। अब खुद दिमाग लगाओ, जिस राज्य का, जिस देश का राजा अगर भ्रष्टाचारी होगा, उस देश के जनता का हाल क्या होगा, क्या होगा, बहुत खराब होगा, बहुत ही बुरा होगा। क्योंकि भैया इसका एक ही कहना था, राज करो लेकिन जनता का भलाई मत करो। बीच में खड़ा करके पूछेंगे हम, बोर्ड क्लीन करके पूछेंगे
कॉन्सेंट्रेट नहीं रहा ना, समझना। तो इसका एक ही कहना था कि भैया जनता पे राज करो लेकिन जनता का भलाई मत करो। तबे तो भैया चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का भावना कब पनपता है? जब वहां के लोग, वहां का राजा जो होता है, जब जनता पे क्या करता है? राज करना शुरू कर देता है, शासन करना शुरू कर देता है बुरी तरीका से, तभी ना उस देश में राष्ट्रवाद का भावना पनपेगा। तो निरंकुशवादी था, भ्रष्टाचारी था। पता है इसने क्या किया? इसने सामंती व्यवस्था को लागू कर दिया। सामंती व्यवस्था, ये जो लुईस 16वां जो था, इसने सामंती व्यवस्था को लागू कर दिया। सामंती व्यवस्था क्या होता है बता रहे हैं? सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था को लागू कर दिया। किसने? लुईस 16वां ने। ये सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास, मान लो 100 बीघा जमीन है, तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन है, ठीक है? तो लुईस 16वां का कहना था कि जितना भी जनता का जमीन है, जितना भी जनता लोग अनाज वगैरह, फसल वगैरह उगा रहा है, जाओ जो अपने रखता है, नौकर चाकर जो रखता है, अब राजा था तो भैया इतना छोटा मोटा थोड़ी इंसान होगा, आगे पीछे 100 को नौकर चाकर होगा, तो सबको बोला कि जाओ जितना भी जनता का 100 बीघा में जितना भी फसल उगा हुआ है सबका लेकर आ जाओ, और जो मर्जी होगा तुम उसको थोड़ा सा दे देना। अब खुद दिमाग लगाओ कि हम लोग मान लो बटैया करते हैं, जब हम लोग अपना भाषा में देखा जाए तो हम लोग खेत बटैया करते हैं ना, तो बटैया करते तो जिसका खेत होता है, बटैया का मतलब क्या होता है? भैया आधा देंगे, ये ना होता है बटैया का मतलब। तो अगर हम उसमें धान रोपा है और जिसका जमीन था हुआ के रंगदारी करेगा कि भैया मेरा मर्जी चलेगा, जो तुम फसल उगा सब मुझे दो, और जो मेरा मन करेगा तुमको 10 किलो 50 किलो देंगे, क्या वैसे चलेगा? लेकिन चला रहा था कौन? लुईस 16वां चला रहा। सामंती व्यवस्था का मतलब होता है कि जितने भी जनता का जमीन था, फसल था, सारा अनाज क्या करता था? ढोवा लेता था और बोलता था जितना उसको देने का मन रहता था दे देता था। सामंती व्यवस्था में देखो, जहां भी खराब चीजें हुआ है वहां एक अच्छा इंसान का पैदा जरूर हुआ है। जहां जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, मतलब अपना भाषा में हम लोग बोलते हैं ना कहावत के कि रावण जब पैदा लिया तो उसको खत्म करने के लिए श्री राम भी पैदा हुए। ऐसा चलता है ना नियम, यानी कि एक अत्याचारी अगर जन्म लिया तो उसको मारने के लिए कोई भगवान भी जन्म लिया। तो भैया इतना अगर भ्रष्टाचारी लुईस 16वां कर रहा था फ्रांस में, तो जरूर वहां में कोई तो कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा। तो ये चैप्टर ये भी बताता है कि भैया हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। सता किसको रहा था? जो अनपढ़ था, जो कमजोर था, जो गरीब था, जिसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं था। सोचने समझने की क्षमता कहां से आता? पढ़ाई से होता है। अब कोई बोले पढ़ाई से नौकरी मिलता है, नहीं पागल, पढ़ाई से तो नौकरी मिलता है वो एक अलग चीज हो गया। पढ़ाई तुमको जीना सिखा देता है, तुम्हें सही गलत का फैसला करना सिखा देता है, तुम्हें कोई लूट नहीं पाएगा। पढ़ाई का ये फायदा होता है। एक तुम खुद दो इंसान के पास में तुम जाके मिलो, एक जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है, अब एक पढ़ा लिखा हुआ है, देखना दोनों को सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ही क्या होगा? अलग होगा। तो वहां के बहुत सारे लोग थे वहां के पढ़े लिखे, अब उन लोग को लगा कि भाई ये तो लुईस 16वां गलत कर रहा है, भाई जनता को बहुत परेशान कर रहा है। तो वहां के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने क्या किया? जनता को भड़काना शुरू किया। भड़काना को समझ आ रहा है ना? किसके खिलाफ? लुईस 16वां के खिलाफ। भाषा ना बोलो, इसको नाम धर के बोलो। लुईस 16वां के खिलाफ भड़काना शुरू किया। कौन? जो पढ़े लिखे लोग थे। किससे? जो कमजोर लोग था, जो गरीब लोग था। पहला इन लोगों को क्या बताया गया कि भैया तुम्हारा पैतृक जमीन है, पैतृक जमीन है। पैतृक जमीन का मतलब होता है तुम्हारे दादा परदादा का जमीन है, तुम काहे देगा लुईस 16वां को?
अनाज उगाते हैं। ये था भड़काने का एक उपाय। मान लो देखो तुमसे कोई लूट रहा है, कोई मान लो यहाँ पे बहुत सारे अनपढ़ है, कुछ लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए लोग तुमको भगाएगा, भाई ये तुम्हारा चीज है, तुम्हारा हक का चीज है, तुमसे जो हड़प रहा है उससे तुम लड़ो, अपना लड़ाई लड़ो। तो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मेन लोग थे, जनता लोग को क्या बोलने लगा, ये तुम्हारा पैतृक जमीन है, मतलब कि दादा परदादा की जमीन है। दूसरा, भैया तुम एक पहली बात की एक अच्छा नागरिक बनो। अगर किसी से डर के, किसी से मतलब नीचा रह के अगर अभी के टाइम में तुम रहोगे तो शायद अभी के टाइम में जीना तो मुश्किल है। अगर गोतिया में एग्जाम्पल पता चल जाएगा। चलो हम लोग तो 1789 की बात कर रहे हैं, 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, खुद 2025 के बात करो, अपने अगल बगल गोतिये से देख लो, तुम थोड़ा सा भी कमजोर पड़ा ना, तुम्हारे गोतिये तुम पे चढ़ जाएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात। तो यहीं से हम लोग सीख लो कि अभी ये हाल है तो उस समय क्या हाल होगा। अभी मतलब कि अभी सबको एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, किसी के पास 4 रुपया ज्यादा, किसी के पास कम है, लेकिन है सबके पास में। अभी लोग किसी पे चढ़ना चाह रहे हैं तो सोचो उस समय के समय ये तो राजा महाराजा था, ये कितना शासन कर रहा होगा, कितना बुरा तरीका से। तो तीसरा पॉइंट था कि कहना था कि भैया पहले तो एकता बनाओ, एकता बनाओ, एक दूसरे में पहले एकता बनाओ। अबे मुझे लगता है बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। अभी घर क्यों बर्बाद हो रहा है पता है? भाई भाई में झगड़ा, थोड़ा सा हिस्सा के लिए एक दूसरे को जान भी मार दे रहा है। कहता है कि देखो भाई भाई तभी तक रहता है जब तक शादी नहीं हुआ है, तब तक तो भैया मेरे बड़े भैया है, मेरे छोटे भाई है, सब कुछ। जब शादी हो जाता है ना तो मामला फिर सारा पता नहीं निकल जाता है। इसीलिए अगर किसी का बड़ा भाई, इसमें से सबको बोल रहे हैं, अगर किसी का बड़ा भाई या छोटा भाई अगर कोई अच्छा खासा पैसा कमा रहा होगा, अच्छा खासा नौकरी कर रहा होगा, तो कभी भी ये मत बोलना कि मेरा भाई तो भैया कमाता है, कुछ नहीं करेगा तुम्हारा भाई आने वाला समय में। बता रहे हैं, बेस भाई को हम देखे हैं, करोड़पति वाले को, ठीक है। तो ये घमंड कभी मत पाल के रखना अपने अंदर कि भैया मेरे भैया तो ये हैं, मेरे भैया तो वो हैं, इतना पैसा कमाते हैं, हमको काम आएगा, ठीक है, एक टाइम तक काम आएगा, लेकिन हमेशा काम नहीं आएगा। इसको याद रखना, घमंड कभी मत करना। सोचना कि मेरा, बस ऐसे इग्नोर करके निकल जाना कि मेरा भाई क्या है, मेरा तो नहीं है ना, हम अपना खुद बनाएंगे। इसको ध्यान रखना। तो एकता बहुत जरूरी है। अब बताओ सभी जनता में अगर एकता रहता तो क्या लूट सुलावा इतना शासन कर पाता? नहीं कर पाता। सबको एक दूसरे में फूटता। चौथा पॉइंट कि एक झंडा रखो, एक झंडा रखो। एक झंडा का मतलब क्या होता है? फ्रांस में तो एक ही झंडा होगा, जैसे हमारा भारत में तो एक ही झंडा है, तिरंगा झंडा है ना, तो फ्रांस भी होगा तो एक ही झंडा होगा। अब देखते हैं, ये मान लो पूरा फ्रांस है, ये पूरा क्या है? फ्रांस। फ्रांस में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य होगा ना। अब सभी राज्य एक दूसरे से अलग रहता था, एक दूसरे में एकता नहीं था। इसका झंडा अलग है, वही बोला कि भैया हम तो अलग है। हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि हम तो भैया पंडित हैं, हम तो चंद्रवंशी, हम तो राजपूत हैं, हम तो फलना है, घंटा कुछ नहीं हो पागल। अपने में जाति वाती करके क्या पागल वाला बेवकूफ कर रहे हो? पढ़ने लिखने वाला तुम लोग हो, जाति वाती तो बिल्कुल छोड़ दो। जल्दी में देखा ना पहलगाम वाला, कश्मीर पहलगाम वाला, क्या जाति पूछ के मारा है? क्या धर्म पूछ के मारा है? शर्म लगना चाहिए कि हम लोग जाति जाति करके अपने में मर रहे हैं। अब मारने वाला धर्म पूछ के मार के चला जा रहा है, तो मरना किसको चाहिए? हम लोग को मरना चाहिए, लोटा में पानी लेके मुंह डुबा के। कि हम लोग अपने में जाति वाती करके क्या करते हैं? झगड़ते हैं। हम तो ये, हम तो वो जात, हम तो वो जात। क्या जात हो? क्या मतलब निकलता है इसका? क्या जात हो? एकता बना के रखो। किताब भी बोल रहा है भैया एकता बना के रखो। तो सब अभी पूरा फ्रांस है तो इसमें बहुत सारा राज होगा।
तो सब यहाँ अपना अपना रहता था, इसका झंडा अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो जो पढ़े लिखे लोग था, जो समझा रहा था गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, कि भैया पहले एक झंडा बनाओ। एक झंडा का मतलब कहने का बात है कि पहले एकता बनाओ। ये मामला दोनों सटीक है, एक दूसरे से बैठ रहा है। एक झंडा बनाने का मतलब अलग अलग अपने में मत टूटो, पहले तो अपने एक हो जाओ, यानी कि एकता बनाओ, तब जाकर क्या होगा, लोग समाज से कुछ न कुछ तो जरूरी राहत मिलेगा अगर एक रहेंगे तो। कहानी सुना है ना कोई किताब में, एक पिता क्या कर, 4 को बेटा रहता है, सबको पहले एक को डंडा देता है तोड़ने के लिए, तो सबको तोड़ देता है आसानी से। अगर मोटा 4 को 5 को बांध के देता है तो शायद नहीं होता है। सुन लो एकता में कितना पावर है। लेकिन अभी के टाइम में पता नहीं क्यों लोग अलग हो जा रहे हैं। एक ही रीजन है, शादी के बाद बीबी, वही अलग। सच बात है, हावरी बोल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। शादी से पहले भाई क्यों नहीं अलग होता बताओ? शादी से पहले भाई अलग क्यों नहीं होता, शादी के बाद क्यों होता है? पता नहीं, लड़की लोग दिमाग में अलग अलग बातें डालना शुरू कर देती है। पता नहीं ये कितना हद तक सच है, कितना तक खराब है, हम नहीं बोल रहे हैं, हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कितने हद तक है, पता ना सही कितने हद तक खराब है, हमको नहीं पता। लेकिन ऐसा डेटा निकल के आ रहा है कि शादी के बाद भाई भाई अलग क्यों हो जा रहा है। रीजन है कि ये पत्नी अच्छी पत्नी हो तो शायद भाई को कभी अलग नहीं होने देगी। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, यहां तक कोई किसी को डाउट है? एक बात बताना, अब यहाँ पे लोग समझ भी गया, जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग था उन लोग क्या किया, गरीब लोगों को, उन लोग को समझाया, कमजोर लोग को समझाया, लोग माना भी इस चीज को। तो अब आया लूह सलामा से भिड़ने का टाइम। भाई सब में जब एकता हो गया तो अब लूह सलामा से कौन डरता? ठीक है, उसके पास पैसा था, मान रहा है पैसा था, लेकिन आदमी तो कम पड़ जाता ना उसके पास। क्योंकि सारा लोग क्या हुआ, पूरे फ्रांस के लोग एक हो गया, एकता हो गया। तो वहां के लोग पता क्या किया, लूह सलामा को इतना बुरी तरीके से मारा मिलके कि बोला जाता है कि लूह सलामा को गिलोटिन पर काट के मारा था, मतलब चढ़ा के मारा था, चढ़ा कर मारा था। एक गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन होता है कि ऐसे खंबा की तरह दो होता है ऐसे, और यहाँ ऐसे खंबा की तरह होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा धार वाला तलवार होता है, पूरा मोटा, ऐसे मान लो तलवार होता है, और नीचे यहाँ पे छेद होता है, छेद, मूड़ी रखने पर छेद होता है। ये मान लो आगे का हिस्सा है, बोर्ड के पीछे वाला गिलोटिन के पीछे का हिस्सा है, ये मान लो गिलोटिन। तो लूह सलामा को पकड़ा, ऐसे झुका दिया पीछे से मूड़ी इसमें, और यहाँ रहता है रस्सी, ऐसे रस्सी बांधा हुआ रहता है, टाइट रहता है, ये पूरा भारी होता है, 4-5 क्विंटल का होता है, गिरेगा तो धाड़ से अलग हो जाएगा बॉडी। मुड़ी ढुका दिया इसमें और इसको ढीला कर दिया, टप से मुड़ी क्या हुआ, लूह सलामा खत्म। तो इस तरीके से लूह सलामा को मारा गया था। याद जी के क्या बोलता है कि लूह सलामा को किस पे मारा गया था, तो गिलोटिन पे मारा गया था। किस पे? गिलोटिन। याद रखना, गिलोटिन पर चढ़ाकर ऑप्शन में नहीं रहेगा, सिर्फ गिलोटिन रहेगा। अबे मैं ढूंढना कि गिलोटिन पर चढ़ाकर, सर जी बोली कि गिलोटिन पर चढ़ाकर ऑप्शन में कहाँ है, ऐसे नहीं, ये पूछेगा कि लूह सलामा को भैया कहाँ मारा गया था, तो गिलोटिन पे मारा गया था, गिलोटिन पे। उसमें छेद होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा तलवार के जैसा लोहा का होता है, नीचे आता है, ढीला कर छप से मुड़ी। सिर्फ लूह सलामा को ही नहीं मारा, उसकी बीबी को भी मार दिया। लोग बोला कि भैया तू लूह सलामा गया, बीबी क्या करेगी रह के, भैया उसका बाल बच्चा होगा, वो भी तो लूह सलामा की जैसा होगा, उसको भी मारो। बात सही है ना, खानदान तो लूह सलामा का ही रहता ना। अगर बीबी उसका रहती जिंदा, अगर उसका बाल बच्चा होता तो वो तो अपने बाप के जैसा ही निकल जाता, उसकी
बीबी को भी क्या किया लोग, क्या किया, मारा, खत्म कर दिया। अच्छा बेबी के नाम कुछ बीबी का नाम हमको नहीं पता। विक्टोरिया था। देखो ना वो कौन विक्टोरिया था सर। ध्यान नहीं है, पढ़ोगे ध्यान नहीं है किसी के पास बुक क्या नाम है उसकी बुक का? पता है यहाँ पे ये एकता बनाने में, ये सब समझाने में किसका हाथ था? नेपोलियन का हाथ था। अब पता नेपोलियन कौन था? एक नॉर्मल इंसान, यूरोप का रहने वाला। सोचो और आगे जाके नेपोलियन बहुत बड़ा राजा बन जाता है। लुईस के बाद ही ना बनता है। हम क्या बोले कि आगे चलकर नेपोलियन भी क्या होता है, बहुत बड़ा राजा बन जाता है। अब बताओ लुईस को मारने में किसका हाथ हुआ? नेपोलियन का हुआ। नेपोलियन ने सारा प्लान बनाया, सारा सब जनता को एक किया, इकट्ठा किया, भड़काया उसके खिलाफ। देखते हैं लुईस के पत्नी का क्या नाम था? शायद तो बता देंगे कभी यार, जैसे कि पढ़े यार माइंड में आने लगा। यहाँ तक अगर किसी के डाउट है तो बोलो। यहाँ तक समझ में आया? लुईस को मरने तक समझ में आया? अब इनको कितना कहानी की जरूरत था? क्वेश्चन ऐसा समझाते तो मजा नहीं आता, कितना कहानी की तरह बना दिए। अब यहाँ से पता क्वेश्चन क्या पूछता है? 2 क्वेश्चन बनता है, देखना तुम लोग कोई जवाब देख देगा। पहला क्वेश्चन पूछता है कि 1789 के फ्रांसी की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? भाई ये जो क्रांति हुआ इसका मुख्य कारण क्या था? दिमाग लगाओ ना, कितना इजी क्वेश्चन हो गया। कितना की पॉइंट तुम बना के लिख सकते हो तुम लोग शुरू से जो कहानी बताए। 1789 से शुरू करना, वहां का राजा कौन था? लुईस बहुत ही निरंकुशवादी था, लोगों पे अत्याचार करता था। इस तरीके से क्या करे, कहानी तुमको बना के लिख देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिखा तो जाएगा ना। दूसरा क्वेश्चन में पूछता है एक बात बताना, अब तो लुईस मर गया, तो लुईस का जितना भी नियम कानून बनाया गया था, क्या अभी भी वो नियम कानून था? नहीं, अब वो नियम कानून खत्म। जैसे लुईस मरा, जितना भी लुईस जैसे कि अपना नियम बना के रखा था, जनता को बहुत मतलब बुरी तरीका वाला, वो सारा का सारा क्या किया गया? सारा का सारा खत्म कर दिया गया। अब एक नया व्यवस्था लाया गया, और नया व्यवस्था पढ़ेंगे हम लोग कल। एक दिन में ज्यादा नहीं, हाँ सब आएगा। 17वां 18वां 19वां 20वां यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। शुरू से मतलब यहाँ तक मरने तक किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं ना, कहानी की तरफ बता रहे हो। सच में अगर जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग इतिहास, अगर नहीं समझ में आया ना, हम गारंटी दे रहे कि ना मतलब कोई भी किसी को बच्चा नहीं समझ, हमको पता है, घमंडी नहीं कर रहे हैं, हमको पता है इस चीज को, इतना आसान भाषा में बता रहे हैं ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर तुम्हें कोई भी ट्यूशन नहीं समझ में आया। इससे आसान और कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो कहानी बना दी तुम लोगों को, कहानी की तरह बता दी, ऐसे माइंड में तुम लोग को चल रहा होगा। तो 2 क्वेश्चन है जो तुम लोग को बना के घर से लाना है। खैर हम तो आंसर बताएंगे, लेकिन घर से बना के लाना है। पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन 1789 ईस्वी के 1789 ईस्वी के 1789 ईस्वी के लिखिए क्वेश्चन थोड़ा जल्दी। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 1789 ईस्वी के 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद
फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या है? जैसे लुई सलामा को खत्म किया गया, तो जितने भी उसका नियम कानून था सब खत्म किया गया। उसके बाद जो नया कानून था वो क्या था? मतलब क्रांति के बाद किए गए 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या है? मुख्य काम। हाँ, मुख्य काम। नहीं आंसर आ गया समझ कोई बात नहीं, बट आज आना चाहिए। लेकिन हम सारा का सारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन चैप्टर से आते जाएगा, निकलते जाएगा, बताते रहेंगे। यहाँ से एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन लिख लो। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? या राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? खाली राष्ट्रवाद। हाँ, राष्ट्रवाद क्या है, या इसको बोल सकते हैं राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन राष्ट्रवाद क्या है? ये 3 क्वेश्चन को क्या करना है? बना के लाना है। अब बोर्ड पे जो भी चीज हम लिखते जा रहे हैं, पता है उस चीज को छापना है। पता है क्यों? जब तुम लोग याद करते समय ऐसे पलट के देखोगे ना कॉपी, तुम्हारे माइंड में कहानी चलना क्या होगा? शुरू हो जाएगा। इसलिए बोर्ड पे जो लिख देना इसको हल्का में मत लेना। तुम लोग को हल्का में दिख रहा है, मेरा भी नोट्स देख लो, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही है, सारा का सारा जो चीज तुम लोग को बताते जा रहे हैं। तो ऐसे अब हम क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं तो सारा कहानी चलना शुरू हो जाता है, कैसे क्या हुआ, पहले क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ। तो उतारना बहुत क्या जरूरी है, उतारते चलना है, समझते चलना है। ऐसे तो क्वेश्चन आंसर का सारा वो मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, लेकिन ये बहुत की पॉइंट है, बोल सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बताइए, लुई 16वां के बाद तो नेपोलियन का राज हो गया था, तो लुई 17वां का तो जिक्र भी नहीं हुआ है। लुई 17वां का जिक्र नहीं हुआ है ना, क्योंकि लुई 17वां कौन बनता? उसका बाल बच्चा ही बनता, जाहिर सी बात है। पहले का क्या था कि हम राजा हैं तो कोई दूसरा नहीं बनेगा, मेरा ही खानदान का कोई बनेगा। तो लुई 17वां पैदा होता तब ना, लेकिन लुई 17वां का जिक्र थोड़ा सा किया गया है, हम बताएंगे। अभी फिलहाल आज तक इतना ही है, सारा का सारा डाउट क्लियर होगा। अभी तो चैप्टर खत्म ही नहीं हुआ, तुम डाउट पे डाउट क्लियर कर रही हो। अभी चैप्टर खत्म तो कर ले दो, उसके बाद जो डाउट तुम्हारा रहेगा हमको बोल के दिखाना, क्लियर कर देंगे। चैप्टर खत्म, उसके बाद कोई डाउट बचेगा ही नहीं। अब बहुत बड़ा चैप्टर है, हल्का मत लेना। याद है ना, इतिहास में 3 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार हम बोल रहे हैं। पहला यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा हिंद चीन, और तीसरा भारत में राष्ट्रवाद। अगर इन तीनों में अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद। एक और चैप्टर है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है मशीनरी चीज का आविष्कार कैसे हुआ। भाई पहले तो हल कुदाल ये सब था, भाई मशीन कैसे आया? औद्योगिकरण का आविष्कार मतलब कैसे हुआ, ये कैसे विकसित हुआ। ये चैप्टर भी अच्छा खासा है, मतलब तुम्हारा ये 4 चैप्टर से पता है यार 60, 70, 80% क्वेश्चन इसी चैप्टर से कंप्लीट होता है। 80% क्वेश्चन तुम्हारा 4 चैप्टर से कंप्लीट होता है। सिर्फ फोकस रखना बहुत ज्यादा। हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर जिस तरीका से बता रहे हैं उसको रिवीजन किया ना, तो इतिहास में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। इस बार का क्वेश्चन देख लेना टेंथ का, जो बताएंगे ना सेम वही चीज बस अब आया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के राजा बनना चाहते हो, कभी नहीं बन पाओगे, कभी नहीं। याद रखना, मेहनत करोगे तो राजा बनोगे। ठीक है, कर दो अंजलि।